नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं उत्तराखंड से संबंधित नए क्वेश्चनों की सीरीज। तो देखिए, इससे पहले भी काफ़ी सीरीज अपलोड करी जा चुकी हैं हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो देखिए, आप लोगों में से जिन लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को पे विजिट करिए। वहाँ पर आप सभी लोगों को प्ले लिस्ट मिल जाएगा उत्तराखंड न्यू क्वेश्चन करके। ठीक है, तो आप इस प्ले लिस्ट पर जाके वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। अराउंड 60+ के आसपास वहाँ पर वीडियोज़ अपलोड करी जा चुकी हैं केवल उत्तराखंड के नए क्वेश्चनों पे आधारित। ठीक है, जिसमें बिल्कुल नए क्वेश्चन मिलेंगे। लगभग 60+ वहाँ पे जो वीडियोस है वो अपलोड करी जा चुकी है। ये पार्ट 28 है। ये आपका जो शेड्यूल्ड हुआ है, आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर जो सितंबर में शेड्यूल्ड किया गया है उसके रिगार्डिंग ये आपका 28 यहाँ पे दिया गया है। तो इसको ज़्यादा कन्फ्यूजन मत करिएगा कि जैसे कि मैंने बोल दिया कि पार्ट 60 हो चुके हैं, लेकिन अभी तो 28 ही चल रहा है। इससे पहले भी काफ़ी सीरीज अपलोड करी जा चुकी है। ये 28 सिर्फ सितंबर के रिगार्डिंग चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ पर आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यदि आप लोगों के द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा बनाया गया जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब की जो आपके सामने ये वीडियो है, इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, आप सभी लोगों के लिए ही है। और उसी के साथ साथ एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा फेसबुक पेज भी बनाया जा चुका है, स्टडी विद एम पेज, जो कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल के आइकन पे ही आपको मिल जाएगा। इसी आइकन पे बना हुआ है आपका फेसबुक पेज। ठीक है, इससे पहले देखिए पार्ट 28 है, इससे पहले पार्ट 27 अपलोड किया जा चुका है हमारे द्वारा। उसमें आप सभी लोगों से बोला गया है कि आप अपना जो भी स्कोर है वो हमें कमेंट करें, तो अगली वीडियोस पे आप सभी लोगों के कमेंट आपको पब्लिश किए जाएंगे। तो देख सकते हैं आप सभी लोगों के सामने पब्लिश किए जा रहे हैं जिन लोगों ने पार्ट 27 पे पार्टिसिपेट किया था। इन सभी लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट स्टडी विद एम की ओर से। आप सभी लोग ऐसे ही बिल्कुल तैयारी करते रहिए, आपको एक न एक दिन बहुत अच्छी तरीके से सफलता जरूर मिलेगी। जैसी आप चाहते हैं वैसी ही आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, बस शर्त है आपको करनी है क्या, मेहनत। तो बढ़ते हैं आज की पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है आपका, दिखनौरी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, तो देखिए आपकी जो दिखनौरी प्रथा है ये है आपकी किससे, ये है आपकी थारू जनजाति से। ठीक है, थारू जनजाति है हमारे उत्तराखंड राज्य की सबसे ज़्यादा आबादी वाली जनजाति है ये थारू जनजाति। अगर बात करी जाए थारू जनजाति के बाद कौन सी जनजाति आती है तो वो है आपकी जौनसारी। ठीक है, जौनसारी जनजाति थारू जनजाति के बाद अगली सबसे ज़्यादा आबादी वाली जनजाति है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ की पॉइंट की। देखिए, थारू जनजाति के बारे में कुछ की पॉइंट पूछे जाते हैं। देखिए, मैं अपने पूरी वीडियोस में पूरी से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन के साथ आपको 10 क्वेश्चन उसके 10 क्वेश्चन आपको पता चल सकें, उसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल सकें। तो मेरी इस वीडियो पे हमेशा यही चीज़ रहती है कि एक क्वेश्चन के साथ साथ उसके फैक्ट आपको बता सकूं कि उसके साथ और क्या चीज़ें हुई हैं और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेके अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहिए। जिस लोगों ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी लोगों के लिए ही ये सब वर्क हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैं आपको थारू जनजाति के बारे में बता रहा था, थारू जनजाति सबसे हमारे उत्तराखंड राज्य की सबसे ज्यादा क्या है, आबादी वाली जनजाति है। देखिए, जो थारू जनजाति है वो अपने आप को किस वंश का मानते हैं, किरात वंश का। ठीक है, तो याद रखिएगा किरात वंश किससे संबंधित है, ये भी थारू जनजाति से संबंधित है। किरात वंश मानते हैं, थारू जनजाति के लोग अपने आप को किस वंश से संबंधित मानते हैं, किरात वंश से। ठीक है, बाद में देखिए आपका मातृ सत्तात्मक समाज है ये। ठीक है, देखिए मातृ सत्तात्मक का मतलब क्या होता है, मातृ सत्तात्मक का मतलब जहाँ जिस समाज में जो आपकी महिलाएं हैं उनका वर्चस्व ज़्यादा होता है, जैसे कि मुखिया के तौर पे जाना जाता है, तो वो मातृ सत्तात्मक समाज कहलाता है। बाकी देखिए यहाँ पे एक बहुत इनका प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार का नाम है आपका बजहर हो गया। ये इस त्यौहार का नाम है आपका बजहर। ठीक है, बजहर नाम का त्यौहार मनाया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, जो कि आपका बनाया जाता है किसमें, बैसाख में। ठीक है, बैसाख मास में बैसाख मास के आसपास मनाया जाता है आपका ये बजहर त्यौहार। उसके बाद देखिए इनके द्वारा देखिए जो दीपावली का त्यौहार जो सभी के द्वारा बनाया जाता है दीपावली। देखिए दीपावली को ये किसके रूप में मनाते हैं, ये बनाते हैं आपका शोक के रूप में। ठीक है, शोक के रूप में मनाते हैं। लेकिन होली का जो त्यौहार होता है, होली का त्यौहार होता है, होली के त्यौहार में एक नृत्य करते हैं जिसका नाम है क्या, खिचड़ी नृत्य। खिचड़ी नृत्य। ठीक है, खिचड़ी नृत्य किया जाता है। बहुत बार आयोग के द्वारा पूछा भी किया जा चुका है कि आपका जो खिचड़ी नृत्य है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो देखिए इसको याद रखिएगा, खिचड़ी नृत्य किया जाता है आपका थारू जनजाति के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे आपको सामने जो मैं रखे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे मेदे गंगा, दूध गंगा और धर्म गंगा, ये 3 अलग अलग नदियाँ हैं। ये किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो ये सहायक नदी है आपकी भील गंगा की। ठीक है, किसकी, भील गंगा नदी की सहायक नदियां हैं ये मेदे गंगा, दूध गंगा और धर्म गंगा। ठीक है, तो देखिए भील गंगा को देखिए भिलंगना नदी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं टिहरी में स्थित खतलिंग ग्लेशियर की। खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है आपकी क्या,
वो निकलती है आपकी भिलंगना नदी। और कहाँ पे आती है ये आती है आपकी गणेश प्रयाग पे। देखिए गणेश प्रयाग पे आती है ये। गणेश प्रयाग में और एक और नदी मिलती है जिसका नाम आपका भागीरथी। ठीक है, भागीरथी आप बात करें, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? इसका उद्गम स्थल है आपका गोमुख। ठीक है, तो ये आपकी पुरानी टहरी पे मिलती है भागीरथी नदी और आपकी भिलंगना नदी या भील गंगा नदी। तो इस भील गंगा की नदी का जो सहायक नदियां हैं वो है मेदे गंगा, दूध गंगा और धर्म गंगा। तो इसी नदियों के सहायक नदियां हैं और ये पुरानी टिहरी पे ही आके मिलती हैं। यहीं पे आपका टिहरी डैम भी स्थित है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, युवकों को सेना में जाने के लिए प्रेरित करने वाला गीत कौन सा है? ठीक है, तो इस गीत का नाम है सिपैया गीत है। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड राज्य से काफ़ी यानी काफ़ी अधिक अनुपात में आपके जो भारतीय सेना में सैनिक हैं वो अधिकतर कहाँ के हैं? उत्तराखंड राज्य के हैं, कुमाऊं के हों चाहे गढ़वाल के हों। तो काफ़ी अपना योगदान दे रहे हैं, जो कि अपने प्राणों की रक्षा किए बिना हमारे लिए, हमारे देश के लिए अपने प्राण निछावर कर देते हैं। ऐसे वीर सैनिकों को हमें दिल से नमन करना चाहिए, क्योंकि ये वे सैनिक है जो अपने प्राणों की रक्षा किए बिना अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के हमारे देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे तैनात हैं। इन्हें हमें दिल से सलाम करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये इनको प्रेरित करने के लिए यानी कि कुमाऊं और कुमाऊं के रीजन पे तो युवकों को किया जाता है कि कुमाऊं सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करने के लिए वहाँ पे गीत गाया जाता है। तो इस गीत का नाम ही क्या है? सिपैया गीत। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये देखिए पार्ट 28 है, पार्ट 27 में। ठीक है, कौन सा पार्ट में? पार्ट 27 में एक फैक्ट लेके आया था कुमाऊं रेजिमेंट में। मैंने उसमें कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं। जिन्होंने नहीं देखा देख सकता है पार्ट 27। तो आपको आज से हमने एक चीज़ ये करेगी, आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाएगा हर एक वीडियोज़ में। ठीक है, जो कि आपके जो हम करा रहे हैं उसी से संबंधित होगा। तो देखिए जो आपका आज का क्वेश्चन है ये है कि देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, देखिए जो कुमाऊं रेजिमेंट है ना, उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब? 27 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना करी गई थी। कहाँ पर करी गई थी? ये करी गई थी आगरा में। ठीक है, आपको बताना है कि कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है आगरा से किस वर्ष है? कहाँ? रानीखेत। ठीक है, रानीखेत लाया गया था किस वर्ष से? ठीक है, ये वर्ष आपको कमेंट करना है नीचे। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा ताकि देखा जाए कि आपको कितना आता है। ठीक है, बहुत सारे लोग व्यूज़ आते हैं, तो आप मेरे को ये देखना है कि उन व्यूज़ में से कितने लोगों को ये पता है कि किस कौन से सन में कि आपकी मैं लिखने वाला था। तो आपको बताना है कि आपको कब रानीखेत से आगरा से रानीखेत मुख्यालय कुमाऊं रेजिमेंट का स्थानांतरित किया गया। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर है, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, पिथौरागढ़ के किस मंदिर में चैतौल पर्व का आयोजन होता है? आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको एक काम करता हूँ, मैप के थ्रू समझाता हूँ। देखिए ये है आपका प्यारा उत्तराखंड और हमारा प्यारा सा उत्तराखंड का मैप। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, ये है आपका पिथौरागढ़ जनपद। ठीक है, ये पिथौरागढ़ जनपद यानी कि इसको उत्तराखंड राज्य का पूरी जिला भी कहा जाता है। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद को। ठीक है, अगर बात करी जाए पिथौरागढ़ जनपद की कब जनपद बना, तो देखिए इसको याद रखिएगा, ये है आपका 24 फरवरी 1960 को। ठीक है, 24 फरवरी 1960 को अल्मोड़ा से अलग करके, कहाँ से? अल्मोड़ा जनपद से अलग करके पिथौरागढ़ को अलग जनपद बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और फैक्ट लेके आया हूँ मैं आज। यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद में ये है, ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद में आपका अस्कोट वन्यजीव विहार भी स्थित है, जिसकी स्थापना कब करी गई थी? 1986 में इसकी स्थापना करी गई थी। अगर मैं बात करूँ इसके क्षेत्रफल के बारे में, देखिए इसका क्षेत्रफल था है आपका 600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 600 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद देखिए जो आपका ये जो आपका अस्कोट वन्यजीव विहार है, ये आपके कस्तूरी मृग के लिए, किसके लिए? कस्तूरी मृग के लिए। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उस हमारे उत्तराखंड राज्य के उस वन्यजीव विहार का नाम बताइए जो कि कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। तो उसका नाम होगा आपका अस्कोट वन्यजीव विहार। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे एक पास भी स्थित है जो कि आपका पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद को जोड़ता है। उस पास का नाम है आपका ट्रेल पास। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखें, ट्रेल पास को ही जाना जाता है आपका, जो कि आपका पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद को जोड़ता है। ठीक है, इन दो जनपदों को जोड़ता है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन का गठन कब किया गया था? ठीक है, ये किया गया देखिए आपका 14 मार्च 2001 को। ठीक है, 14 मार्च 2001 को आपका उत्तराखंड के स्ट्रीट सीट सर्टिफिकेशन का गठन किया गया। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, उत्तराखंड में ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला स्थित है, कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। तो देखिए आपका उत्तराखंड में ऊन विश्लेषण जो प्रयोगशाला स्थित है वो है आपका ऋषिकेश में। ठीक है, ऋषिकेश
ऋषिकेश में स्थित आपका ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। तो देखिए मैं आपको मैप के जरिए से बताऊंगा। तो देखिए उत्तराखंड का जो ऋषिकेश है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो ऋषिकेश है वो हरिद्वार जनपद में आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आता है आपका देहरादून जनपद में, ठीक है। देहरादून जनपद के अंतर्गत आता है आपका ऋषिकेश। देखिए ऋषिकेश में, देखिए ऋषिकेश के अगर उपनाम की बात करी जाए, देखिए ऋषिकेश को योग नगरी भी कहा जाता है, संत नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। अगर बात करी जाए कि आपका जो ऋषिकेश है किस नदी के संगम पर स्थित है, तो ये है आपका गंगा नदी व चंद्रभागा नदी के संगम, चंद्रभागा नदी, इन दो नदियों के संगम पे स्थित आपका ऋषिकेश, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऋषिकेश में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, वो है आपका स्वर्ग आश्रम, ठीक है। बहुत बार पूछा जा सकता है कि स्वर्ग आश्रम, ठीक है। स्वर्ग आश्रम कहाँ पे स्थित है, किस जिले में। देखिए अगर जिले की बात आई तो जिला तो आपका देहरादून ही होगा, लेकिन एक्चुअल उसकी पोजीशन पूछी जाए तो वो होगा आपका ऋषिकेश। अगर ऋषिकेश में करी गई थी स्वर्ग आश्रम की स्थापना किसके द्वारा, स्वामी विशुद्धानंद के द्वारा, ठीक है। इस चीज़ को, इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है आपका हिमालय नक्षत्र वेधशाला, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ पे स्थित है, यह है आपका देवप्रयाग, ठीक है। मैप में ले चलता हूँ आपको देवप्रयाग में। देखिए मैप में यहाँ पे है आपका देवप्रयाग इस साइड में, ठीक है। यहाँ पे है आपका देवप्रयाग। देखिए देवप्रयाग है आपका पंचप्रयागों में से एक है, जो कि आपकी अलकनंदा और भागीरथी, इन दो नदियों के संगम पे बसा हुआ है आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग को टिहरी जनपद में के अंतर्गत आता है देवप्रयाग, ठीक है। और टिहरी की जनपद की बात करूँ तो देखिए टिहरी जनपद की जो आपका इसका नगर बसाया गया था, वो बसाया गया था 28 दिसंबर 1815 में, किसके द्वारा, पवार वंश के राजा सुदर्शन शाह के द्वारा इसको बसाया गया था। उसके बाद देखिए जब इसको बसाया गया उसके बाद इसको हमारे उत्तराखंड राज्य में जिला बना के, ठीक है, टिहरी रियासत से इसको जिला बनाया गया। कब, 1 अगस्त 1949 को इसको टिहरी रियासत को किस में सम्मिलित कर दिया गया, जिले के रूप में उत्तराखंड राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए बहुत से पेपरों में मेरे द्वारा देखा गया है कि कुछ तहसीलें होती हैं जिनके नाम थोड़े से अटपटे होते हैं, उनको पेपरों में पूछ लिया जाता है कि ये तहसील किस जनपद में के अंतर्गत आती है। तो देखिए ऐसी है यहाँ पे टिहरी गढ़वाल में गजा तहसील, ठीक है, गजा तहसील, ठीक है। गजा तहसील जो पड़ती है वो भी आपकी टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पड़ती है, ठीक है। और यहीं पे टिहरी में कौन सा टिहरी डैम है, और जो पुरानी टिहरी है ये भी यहीं पे है, जिसमें जो अब किसके रूप में बदल चुका है, डैम के रूप में बदल चुका है। कब बदला गया, 2005 में, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, राज्य में सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। आपको बताना कहाँ पर स्थित है आपका है, तो ये स्थित आपका देहरादून में, ठीक है। तो याद रखिएगा सचिवालय प्रशिक्षण जो संस्थान है आपका प्रशिक्षण संस्थान, वो कहाँ पर स्थित है, वो देहरादून के अंतर्गत स्थित है। देखिए देहरादून जनपद की बात करें तो देहरादून ये है आपका, ठीक है, ये आपका देहरादून जनपद स्थित है, ठीक है। देहरादून नगर की स्थापना किस वर्ष की थी, 1817 में, ठीक है। 1817 में ही इसे क्या बना दिया था इसे बना दिया था जनपद जनपद बना के देखिए इसको मेरठ मंडल में शामिल किया गया था 1817 में ही। उसके बाद 1975 में, याद रखिएगा सन 1975, दो सन याद रखने आपको, 1817 में क्या गया, 1817 में देहरादून को जनपद बना के मेरठ मंडल में शामिल किया। उसके बाद मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में शामिल कब किया गया, 1975 में, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नगर निगम कब बना, ये बना था आपका 9 दिसंबर 1998, ठीक है। 1998 को ये नगर निगम बन गया। उसके बाद यहाँ पे दो बांध हैं जो मेन है, एक तो है किसो बांध जिसकी जो क्षमता है वो 600 मेगावाट की है, जो कि आपकी टोंस नदी पे ही स्थित है। उसके बाद टोंस नदी पे ही एक और बांध है जिसे कहते हैं छिबरो बांध। इसकी अगर क्षमता की बात करो तो इसकी क्षमता है 240 मेगावाट की, और ये भी कुछ नदी पे है, टोंस नदी पे है, जो कि आपके 1970 से 74 के आसपास बनाया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक और फैक्ट निकल के आता है कि देहरादून जिले में सबसे ज़्यादा फैक्ट्री किसकी है, वो है आपकी सीमेंट, ठीक है। सीमेंट की सबसे ज़्यादा फैक्ट्री है यहाँ पे। उसके बाद फैक्ट्री से ही एक चीज़ और आती है कि डोई वाला चीनी मिल, ठीक है। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डोई वाला चीनी मिल की स्थापना किस वर्ष करी गई थी, 1930 में करी गई थी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला यहाँ पे देखिए सिल्क पार्क भी स्थित है, जो कि 2007 में इसकी स्थापना करी गई थी। सिल्क पार्क की कहीं कहीं पे 2006 भी लिखा है, लेकिन 2007 सही है, ठीक है। अगर साक्षरता दर की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है साक्षरता दर। देखिए सबसे पहले स्थान पे आता है देहरादून जिला साक्षरता के मामले पे। साक्षरता की बात करें तो टोटल साक्षरता है आपकी 84.25%, ठीक है। ये आपकी टोटल साक्षरता है, जिसमें आपकी
अगर मैं फीमेल लिटरेसी रेट की बात करूं तो ये है आपकी 78.54% आपका फीमेल लिटरेसी रेट है। उसके बाद मेल्स जो लिटरेसी रेट है वो है आपका 89, ठीक है, 89.40, ठीक है, 89.40 आपका पुरुष साक्षरता दर है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद, सबसे देखिए सबसे ज़्यादा इसमें महिला साक्षरता दर है आपका देहरादून के अंदर। सबसे कम की बात आई तो उसको रख दीजिए, उसको कर दीजिए आप उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी में सबसे कम महिला साक्षरता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आ रही है तो हमारी वीडियोज़ को लाइक जरूर करते रहिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका लामाताल स्थित है, ठीक है। लामाताल बताना आपको कहाँ पे स्थित है। तो ये लामाताल आपका कहाँ पे हो सकता है, ये हो सकता है आपका उत्तरकाशी, हो सकता नहीं है, ठीक है। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ पे हो सकता है। तो देखिए उत्तरकाशी जनपद में आपका स्थित है आपका लामाताल। लामाताल बता देता हूँ यहाँ पे, उत्तरकाशी जनपद ये रहा आपका उत्तरी जिला हमारे उत्तराखंड राज्य का सबसे। इसकी स्थापना करी गई थी आपकी 24 फरवरी 1960 को, ठीक है, 24 फरवरी 1960 को इसको जनपद बनाया गया था, ठीक है। यहीं पे देखिए आपका प्रकटेश्वर गुफा भी है जो कि आपकी ब्रह्मखाल जगह पे है। और मैंने क्या बताया इससे पहले आपको, उत्तरकाशी जो है सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है, ठीक है। अगर कुल साक्षरता की बात करूँ उत्तरकाशी जिले की तो वो है आपकी 75.81%, ठीक है। ये 75.81% कहाँ की कुल साक्षरता, ये आपकी उत्तरकाशी जनपद की, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, वीर चंद सिंह गढ़वाली की पत्नी का नाम क्या था, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो देखिए जो आपकी वीर चंद सिंह गढ़वाली हैं उनकी पत्नी का नाम था कलूली देवी, ठीक है, कलूली देवी था इनकी पत्नी का नाम। जैसे कि इससे पहले हाईकोर्ट का जो पेपर हुआ था उसमें हमारा श्रीदेव सुमन जी की पत्नी का नाम पूछा जा चुका है। तो होने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं आपकी वीरचंद सिंह गढ़वाली जी की पत्नी का नाम पूछा जाए। तो इसको आप राइट करके आइएगा कलूली देवी के, ठीक है। तो देखिए वीरचंद सिंह गढ़वाली के बारे में जान लेते हैं। देखिए वीरचंद सिंह गढ़वाली जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 25 दिसंबर 1891 में इनका जन्म हुआ था। पौड़ी जनपद में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद इनका अगर वास्तविक नाम की बात करें तो इनका जो वास्तविक नाम है वो है आपका चंद्र सिंह भंडारी, ठीक है, चंद्र सिंह भंडारी इनका वास्तविक नाम है, ठीक है। उसके बाद देखिए इनके जो पिता का नाम था वो था आपका जलौत, ठीक है, जलौत सिंह भंडारी, ठीक है, जलौत सिंह भंडारी इनके पिताजी का नाम था। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो चंद्र सिंह गढ़वाली है इनके ऊपर ना एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो ये कब किया गया था, ये किया गया था आपका 1994 में, ठीक है, याद रखिएगा 1994 में वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका, यहाँ पे महाभारत के वन पर्व में बद्रीनाथ क्षेत्र को क्या कहा गया है, ठीक है। तो बद्रीनाथ क्षेत्र को कहा गया आपका विशालपुरी, ठीक है, याद रखिएगा क्या कहा गया है, विशालपुरी कहा गया आपका आपका बद्रीनाथ क्षेत्र को, ठीक है। बद्रीनाथ क्षेत्र का महाभारत में क्या कहा गया है, विशालपुरी कहा गया है। बात आती है बद्रीनाथ मंदिर की। तो देखिए बद्रीनाथ मंदिर है ये हमारे चारों धामों में से एक धाम है जो कि आपका पड़ता है आपका कहाँ पे, चमोली जनपद में स्थित होता है, ठीक है, चमोली जनपद में है ये बद्रीनाथ धाम। उसके बाद देखिए यहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा करी जाती है, ठीक है, जो कि ये जो मंदिर है ये मंदिर समुद्र तल से 3000, ठीक है, याद रखिए 3133 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, देखिए मैच दी फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि मंदिर दे दे, चार धाम दे दिए, उनके सामने मैच करेगी ये जो मंदिर है कितनी ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है। तो बद्रीनाथ है आपका 3133 मीटर की ऊंचाई पे। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे जो बद्रीनाथ मंदिर है ये नर और नारायण पर्वत के मध्य में स्थित है। उसके बाद मंदिरों की शैली काफ़ी बार पूछी जा रही है कि पूछा जाता है कि ये ट्रेंड बन गया है यूके ट्रिपल का, ठीक है। तो शैली याद रखिएगा, ये बनी है आपकी मुगल शैली, ठीक है। कौन सी शैली में बनी है, मुगल शैली में बना हुआ है ये मंदिर, कौन सा, बद्रीनाथ का मंदिर, ठीक है। देखिए जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ कि ये बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, ये जो भी हमारे चार जो धाम हैं हमारे गंगोत्री यमुनोत्री, इनके जो शीतकालीन में इनके कपाट बंद हो जाते हैं। देखिए वैसे ही बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी शीतकालीन में बंद किए जाते हैं। इनकी पूजा करी जाती है कहाँ पे, जोशीमठ में, कहाँ पे, जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में, ठीक है, जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में शीतकालीन में पूजा होती है यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर की, ठीक है, भगवान विष्णु की। और इनके जो कपाट खुलने यानी बद्रीनाथ मंदिर के जो कपाट खुलने का समय तय होता है वो उसका दिन निश्चित होता है, वो होता है आपका बसंत पंचमी, ठीक है। बसंत पंचमी के दिन निर्णय होता है कि जो कपाट किस दिन खुलेंगे, और वो अमूमन अप्रैल या मई के टाइम पे निर्धारित किया जाता है कि अप्रैल और मई के टाइम पे किस दिन या किस तारीख में कौन सा समय के टाइम पे ये धाम के कपाट खोले जाएंगे, ठीक है। इन चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे,
ये है आपका राज्य की प्राचीनतम शक जाति किसकी उपासक थी। ठीक है, देखिए जो शक जाति थी वो किसकी उपासक थी, वो थी आपके सूर्य की उपासक। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, शक जाति के बारे में पूछा जाए तो किससे संबंधित है, सूर्य भगवान से संबंधित है, तो सूर्य की उपासक थे। अगला है आपका देखिए, तरुण कुमाऊं नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो देखिए ये होता था आपका कहाँ से, लैंसडाउन से। याद रखिएगा, लैंसडाउन से इसका प्रकाशन होता था, तरुण कुमाऊं का। ठीक है, किस वर्ष से कब से होता था, इसका संपादक वर्ष था आपका 1922। 1922 में आपका तरुण कुमाऊं निकाला गया समाचार पत्र किसके द्वारा, बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा। ठीक है, मुकुंदी लाल जी के द्वारा बैरिस्टर ये तरुण कुमाऊं का जो समाचार पत्र है उनके द्वारा निकाला गया। देखिए अगर मैं आपको मैप में बताऊं तो जो आपका लैंसडाउन है वो पौड़ी जनपद में स्थित है। ठीक है, पौड़ी जनपद के ही अंतर्गत आता है, जो कि पौड़ी जनपद कहाँ पे है, देखिए जो पौड़ी गढ़वाल है ये किस पहाड़ी के उसमें है, तलहटी पे, ये है आपकी कंडोलिया। ठीक है, कंडोलिया पहाड़ी के तलहटी पे बसा हुआ आपका पौड़ी गढ़वाल 1840 में। ठीक है, 1840 में क्या हुआ, इसको जनपद बनाया गया। ठीक है, और 1969 में क्या किया गया, इसको गढ़वाल का मुख्यालय भी बनाया गया। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, पौड़ी जनपद। और यहाँ से ही एक ये ऐसा मात्र जनपद है जहाँ से कितने स्पर्श करती हैं, 7। देखिए हरिद्वार, दूसरा देहरादून, तीसरा टिहरी गढ़वाल, चौथा रुद्रप्रयाग, पांचवा चमोली, छठा अल्मोड़ा और सातवां क्या, नैनीताल। 7 जिलों की सीमाओं से स्पर्श करता आपका पौड़ी जनपद, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे हिलांस कविता संग्रह के रचिता कौन है। ठीक है, तो देखिए आपका जो हिलांस जो कविता संग्रह है उसके रचिता हैं आपके भगवती चरण निर्मोही। ठीक है, याद रखिएगा आप, भगवती चरण निर्मोही, ठीक है, भगवती चरण निर्मोही आपके जो आपकी हिलांस कविता है उसके संग्रह के रचिता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े थे। अगला क्वेश्चन आपका, राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो ये चीज बतानी है। तो देखिए राज्य का जो सबसे छोटा वन्यजीव विहार है वो है आपका मसूरी वन्यजीव विहार। ठीक है, मसूरी वन्यजीव विहार है, जिसका अगर मैं मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना की बात करूं तो उसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है 10.82 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 10.82 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल है। अगर बात करी जाए कि सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, ठीक है, तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है आपका केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ वन्यजीव विहार सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। इसकी स्थापना कब करी गई थी, 1972। स्थापना वर्ष जरूर याद करिएगा। अगर आप इसका क्षेत्रफल याद नहीं भी करते, देखिए क्षेत्रफल इसका है 975.20। ठीक है, 975.20 वर्ग किलोमीटर केदारनाथ वन्यजीव विहार का आपका क्षेत्रफल है। केदारनाथ के बाद अगला नंबर आता है अस्कोट वन्यजीव विहार का, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो वन्यजीव विहार के बारे में, अस्कोट वन्यजीव विहार के बारे में, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1986 में। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें, जैसे कि मैंने बताया 600 वर्ग किलोमीटर के आसपास में। ठीक है, तो ये भी 600 वर्ग किलोमीटर के आसपास में आपका अस्कोट वन्यजीव विहार है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर में आता है गोविंद वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना करी गई थी 1955 में। ठीक है, जो कि है आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है ये वन्यजीव विहार। और इसके अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो ये आपकी 485.89 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। सबसे बड़ा है आपका केदारनाथ, उसके बाद अस्कोट, उसके बाद है गोविंद। इन तीनों को क्रम से याद कर सकते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, झिंझाड़ ताम्रपत्र किस जिले में मिले हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो झिंझाड़ ताम्रपत्र है ये मिले हैं आपके चंपावत में। ठीक है, चंपावत जिले में मिले हुए हैं आपका झिंझाड़ ताम्रपत्र। अब बात कर लेते हैं, देखिए आपका जो चंपावत जिला है उसको जिला कब बनाया गया था, वो बनाया गया था आपका 15 सितंबर 1997 में इसको चंपावत को जिला बनाया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं मैप में, ये है आपका चंपावत जिला। ठीक है, इसकी देखिए जो चंपावत पहले नगर था, इसकी नगर की स्थापना किसके द्वारा की थी, चंद शासक के कौन से शासक के द्वारा की थी, ये करी थी आपकी सोमचंद के द्वारा। ठीक है, सोमचंद के द्वारा चंपावत नगर की स्थापना करी गई थी। ठीक है, और चंपावत नगर में क्या है आपका, श्यामला ताल है, श्यामला
ताल स्थित है आपका। और यहीं पे आपका लापसा दर्रा, जैसे कि अभी मैंने टेल पास बताया, वैसे यहाँ पर लापसा दर्रा है जो कि जोड़ता है आपका पिथौरागढ़ और चंपावत को। ठीक है, लापसा दर्रा जोड़ता है आपका चंपावत और पिथौरागढ़ को। और चंपावत में आपका 9 डूंगा घर है। ठीक है, 9 डूंगा घर, जैसे कि आपको नाम से पता चला 9 डूंगा घर। ठीक है, देखिए 9 का मतलब 9, डूंगा मतलब पत्थर, और घर का मतलब घर। देखिए वहाँ पे एक ऐसा घर है कि जिसके चारों कोने, ठीक है, यानी कि अगर ये घर है इसके चारों कोने, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी 9 पत्थर दिखेंगे, यहाँ से भी 9 पत्थर दिखेंगे, यहाँ से भी 9 पत्थर दिखेंगे, और यहाँ से भी 9 पत्थर दिखेंगे। तो ये घर है आपका चंपावत में। ठीक है, तो हो सकेगा तो मैं इसकी वीडियो आप सभी के लेके सामने लेके आऊँगा, 9 डूंगा घर पत्थर की। ठीक है, जल्दी ही। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे, चौमुंडा देवी किस जनजाति की सबसे बड़ी देवी? ठीक है, चौमुंडा देवी आपकी किस जनजाति की सबसे बड़ी देवी हैं? कौन इनको सबसे ज़्यादा पूछता है, कौन सी जनजाति? तो ये है आपकी बुक्सा जनजाति। ठीक है, बुक्सा जनजाति की चौमुंडा देवी जो है वो बुक्सा जनजाति की सबसे बड़ी देवी हैं। ठीक है, देखिए बुक्सा जनजाति की बात करूँ तो ये आपका उधमसिंह नगर हो गया, काशीपुर हो गया, नैनीताल हो गया, रामनगर हो गया, उनके आसपास के क्षेत्र में अधिकतर यही बुक्सा जनजाति पाई जाती है। प्रमुख देवी मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन है, चौमुंडा देवी। उसके बाद देखिए इनका प्रमुख त्यौहार, देवी के बाद त्यौहार की बात कर लेते हैं। तो देखिए इनका जो प्रमुख त्यौहार है वो आपका चैती का जो त्यौहार होता है, ये इनका प्रमुख त्यौहार है। किस जनजाति का? ये आपका बुक्सा जनजाति का सबसे प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, मिट्टी द्वारा निर्मित देवी देवताओं की रंगीन मूर्तियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मिट्टी के द्वारा जो रंगीन मूर्तियां बनाई जाती हैं तो उनको कहा जाता है आपका डिकारे। ठीक है, क्या कहा जाता है आपका? डिकारे। तो याद रखिएगा डिकारे कहा जाता है जो आपकी मिट्टी से रंगीन मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो इनको कहा जाता है डिकारे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर, मेरू पर्वत किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो देखिए आपका जो मेरू पर्वत है वो है आपका उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी के बारे में मैंने अभी आपको उतनी सारी चीज़ें बताई दी हैं इससे पहले भी। तो मेरू जनपद है आपका उत्तरकाशी जनपद में। तो देखिए उत्तरकाशी कौन से पर्वत पे स्थित है? तो देखिए पर्वत के तलहटी पे देखिए वो है आपका वरुणावत। ठीक है, वरुणावत पर्वत पे स्थित है। अगर बात करी जाए इसकी, चलो मैं आपको मैप के जरिए ही दिखा देता हूँ यार। ठीक है, ये है आपका उत्तरकाशी जनपद। ठीक है, उत्तरी जिला है, स्थापना 24 फरवरी 1960। ठीक है, अब तो मेरे को लगता है कि आप सभी लोगों को ये जो सन है, जिले की कब स्थापना करेगी तो ये याद हो जाने चाहिए। ठीक है, हर बार वीडियो पे लाने का एक ही उद्देश्य रहता है कि आप सभी लोगों के माइंड पे छप जाए कि उत्तरकाशी कब बना, पिथौरागढ़ कब बना। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका जो नाम है, उपनाम बाड़ाहाट या सौम्य काशी भी कहा जाता है। ठीक है, और उत्तरकाशी में देखिए भागीरथी में कौन सी नदी मिलती है? चंद्रागाड़ नदी मिलती है, चंद्रागाड़ मिलती है। ठीक है, जो कि और भागीरथी कहाँ से निकलती है? गौमुख ग्लेशियर से। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे, मुंशियारी का पुराना नाम। ठीक है, मुंशियारी का पुराना नाम क्या है? ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो देखिए आपका जो मुंशियारी का पुराना नाम है वो है आपका क्या? तिखसेन। ठीक है, तिखसेन है आपका मुंशियारी का पौराणिक नाम, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, मुंशियारी पड़ता है किस जनपद के अंतर्गत? ये आता है आपका पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत। ठीक है, इसको स्वर्ग कहा जाता है मुंशियारी को, काफ़ी अच्छी जगह है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे मुंशियारी पे। ठीक है, देखिए मुंशियारी आपका पिथौरागढ़ जनपद में है। और पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी पिथौरागढ़ जनपद का स्थापना का मतलब है मेरा कि कब बना, स्थापना की, ये नहीं, स्थापना का मतलब है कि उसको जिला कब बनाया गया। ठीक है, तो इसको जिला बनाया गया था आपका 24 फरवरी 1960 में इसको जिला बनाया गया था। ठीक है, पूर्वी जिला कहा जाता है हमारे उत्तराखंड का। ठीक है, यहाँ पे विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पे कितनी विधानसभा सीटें हैं? 4 विधानसभा सीटें हैं। और कितने विकास खंड हैं? 8। ठीक है, विधानसभा का दुगना यहाँ पे विकास खंड है। लिटरेसी रेट यहाँ पे देखिए पिथौरागढ़ की है 82.25। ठीक है, लिटरेसी रेट है आपका पिथौरागढ़ का 82.25। ठीक है, और जो कि आपका लिटरेसी रेट में चौथे नंबर में आता है। ठीक है, सबसे पहले में कौन आता है? आपका देहरादून। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, उत्तराखंड के किस नगर को चर्मकाय के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो ये किसको जाना जाता है? लोहाघाट को। ठीक है, लोहाघाट जो कि आपका कहाँ को किस जनपद के अंतर्गत पड़ता है? लोहाघाट पड़ता है आपका चंपावत जनपद के अंतर्गत। ठीक है, ये है आपका चंपावत।
ठीक है, चंपावत जनपद के अंतर्गत बनता है। देखिए लोहाघाट में, देखिए आपका यहाँ पे लोहाघाट में बाणासुर का किला भी है। बहुत बार पूछा जाता है कि आपका जो बाणासुर का किला है वो कहाँ पे स्थित है। देखिए डिस्ट्रिक्ट तो चंपावत हो गया ना, लेकिन पूछा जाए कहाँ पे स्थित है तो ये लोहाघाट पे स्थित है। ठीक है, लोहाघाट में आपकी लोहावती नदी भी मिलती है, मिलती है मतलब चलती है वहाँ पे आपकी लोहावती नदी भी है आपकी लोहाघाट में। उसके बाद देखिए यहाँ पे मायावती आश्रम सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मायावती आश्रम कहाँ पर स्थित है। डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो चंपावत करके आइए, अगर लोहाघाट आ जाए तो लोहाघाट आप इसको सही करके आ सकते हैं। ठीक है, और यहीं पे देखिए मायावती आश्रम के पास में उन्होंने 1901 में, ठीक है, विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मठ की स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे, किस कला के लोग काष्ठ कला में निपुण होते हैं। ठीक है, किस कला के जो लोग होते हैं वो काष्ठ कला में, यानी किस जनजाति, सॉरी कला लिख दिया, ये गलत होना चाहिए, किस जनजाति के लोग, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए किस जनजाति के लोग काष्ठ कला में निपुण होते हैं। तो देखिए ये होते हैं आपके राजी जनजाति। ठीक है, कौन सी जनजाति है ये, राजी जनजाति। ठीक है, राजी जनजाति के लोग जो होते हैं आपके काष्ठ कला में काफ़ी निपुण होते हैं। ठीक है, काष्ठ मतलब जो लकड़ी की कला होती है सबसे ज़्यादा उस पर निपुण होते हैं। देखिए जो आपकी राजी जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, अमूमन ये पाई जाती है आपकी पिथौरागढ़ जनपद के आसपास। ठीक है, ये पिथौरागढ़ जनपद है, यहीं के आसपास यहाँ पे राजी जनजाति पाई जाती है। इनको देखिए राजी जनजाति को क्या क्या कहा जाता है, वन रावत या जंगल का राजा। ठीक है, इनको कहा जाता है, पूछा जा सकता है जंगल का राजा किस जनजाति को कहा जाता है, तो याद वहाँ पे टिक करके आइए राजी जनजाति को। ठीक है, इनकी भाषा जो ये भाषा बोलते हैं, इनकी भाषा को क्या कहा जाता है, अमूमन मुंडा कहा जाता है। ठीक है, इनकी भाषा को क्या कहा जाता है, मुंडा, और इनके आवाज़ जो यहाँ जिन पे वे रहते हैं उनको बोला जाता है रौत्यूड़ा। ठीक है, याद रखिएगा, रौत्यूड़ा इनके आवासों को कहा जाता है, भाषा को इनकी मुंडा कहा जाता है। और इनके प्रमुख देवता कौन है, वो है आपके बागनाथ। ठीक है, बागनाथ इनके प्रमुख देवता हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के किस पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये किया गया आपका कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कार्बेट नेशनल पार्क में किया गया है। अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूँ तो टोटल हमारे उत्तराखंड राज्य में कितने नेशनल पार्क हैं, 6 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से कार्बेट एक ऐसा नेशनल पार्क है जो हमारे उत्तराखंड राज्य का ही नहीं, देश का ही नहीं, बल्कि एशिया का सबसे पहला आपका राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना करी गई थी 1936 में। ठीक है, इसके बीच में इसके में कुछ कन्फ्यूजन होता है सभी लोगों को, आपके सामने मैं क्लियर करना चाहूँगा। देखिए आपका कार्बेट जो नेशनल पार्क है उसकी स्थापना किस वर्ष से करी गई थी, 1936 में। ठीक है, तो 1936 की स्थापना करेगी, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 520.82 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। ठीक है, 520 याद रखिए, 0.82 वर्ग किलोमीटर वहाँ पे होता है नॉर्मल, 520 आप याद रखिएगा, इतनी डेप्थ में नहीं पूछता आयोग। ठीक है, तो 520 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर आपका इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जब 1936 में इसकी स्थापना हुई तो इसको क्या कहते हैं, इसको उस टाइम के जो गवर्नर थे सर हैली, इनके नाम से इनका राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था। उस टाइम पे 1936 में इसका नाम क्या था, हैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हैली राष्ट्रीय नेशनल पार्क था। ठीक है, हैली नेशनल पार्क था 1936 के आसपास में, लेकिन जैसे स्वतंत्रता के बाद इसका नाम फिर चेंज हो गया। क्या हुआ, उसके बाद इसका नाम रखा गया था रामगंगा। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया था उसके बाद उसका नाम। ठीक है, उसके बाद 1957 में, याद रखिएगा 1957 में। ठीक है, 1957 में जो हमारे प्रकृति प्रेमी हैं आपका जिम कॉर्बेट, उनके नाम के आधार पे इसका नाम जिम कॉर्बेट यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट के नाम पे ही रखा हुआ है। कॉर्बेट नेशनल पार्क किस वर्ष से रखा गया था, 1957 में रखा गया जिम कॉर्बेट का नाम। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन करते हैं इन पे, तो इन पे कन्फ्यूजन नहीं करना है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, बलिया नदी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है बलिया नदी का उद्गम, तो देखिए आपका जो आपके बलिया नदी है इसका उद्गम होता है आपका नैनीताल जनपद से। ठीक है, नैनीताल जो ताल है आपका, वहाँ से नैनी झील, वहीं से आपका बलिया नदी का उद्गम है। छोटा सा झरना टाइप का निकलता हुआ नीचे को, जो कि वहीं से आपका ये बलिया नदी का उद्गम स्थल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका बाणासुर गढ़ मंदिर। ठीक है, अभी इससे पहले ना बाणासुर का किला बताया था जो कि लोहाघाट में स्थित था, लेकिन अब यहाँ पे है बाणासुर गढ़ का मंदिर। ठीक है, तो आपको बताने की बाणासुर का गढ़ का जो मंदिर है वो कहाँ पे है, ये है आपका गुप्त काशी। कहाँ पे है, गुप्त काशी। और गुप्त काशी कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है आपका रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो इन चीज़ों का याद रखिएगा।
पूरी कोशिश करी गई है मेरे द्वारा कि आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन के साथ साथ अलग अलग क्वेश्चन सीखने का मौका मिले। जिन लोगों को आता है बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। और हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर वीडियो आपको सच में थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन मैं यहीं पर खत्म करता हूँ और उम्मीद यही करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी वो वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और ऐसे हमारी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए और हमारे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और आगामी जितने भी पेपर होने वाले हैं आप सभी लोगों के या होंगे, उन सभी के लिए अभी से विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे विद एम की ओर से धन्यवाद।